टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क में देखो बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के मिलते हैं। उसमें होगा क्या कि जैसे कुछ पर्सन्स दे रखे हैं, ठीक, जैसे ए है या बी है, दो तीन लोग हैं कि ए कैन डू अ जॉब इन लेट्स से 5 days एंड बी कैन डू द सेम जॉब। इस बात पर ध्यान रखिएगा, जब बी के लिए बात कर रहा है तो सेम जॉब की बात कर रहा है, डिफरेंट जॉब की बात कर रहा है। तो ए कैन डू अ जॉब इन 5 days एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 20 days। ठीक है, तो ऐसे 2 3 4 5 10 लोग कितने भी होंगे, बट आपसे एवरी टाइम अलग अलग कंडीशंस लेकर के पूछेगा। तो अगर मैं ये दो वैल्यूज दे रहा हूं आपको कि ए एंड बी हैं, दो लोग हैं, सेम जॉब को 5 और 20 दिन में करते हैं, तो हम लोग से जैसे पूछा जाए कि अगर वो दोनों एक साथ वर्क करते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, टाइम एंड वर्क में बेसिकली आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 आपको फाइंड करना है टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। जनरली क्या होता है, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क में वो फ्रैक्शंस ले लेते हैं, फ्रैक्शंस में सॉल्व करते हैं कि लेट्स से कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 1/1, है ना, एंड वन डे वर्क ऑफ ए इज 1/5 एंड वन डे वर्क ऑफ बी इज 1/20। ये पुराना तरीका है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन पुराना तरीका है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है और क्वेश्चन में क्या चीजें हो रही है वो दिखती नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क को हम अज्यूम करेंगे। टोटल यूनिट ऑफ वर्क को हर एक क्वेश्चन में हम अज्यूम करेंगे कि मेरा टोटल यूनिट ऑफ वर्क है कितना। अब वो अज्यूम कैसे करना है, जो भी वैल्यूज गिवन है आप उनका एक मल्टीपल ले लो। इट कैन बी एलसीएम और द मल्टीपल ऑफ एलसीएम आल्सो। ठीक है, मतलब 5 and 20 है तो आई कैन टेक देयर एलसीएम लाइक 20 एंड आई कैन टेक 40 60 80 100, जो भी हमको अच्छा लगेगा वो वैल्यू हम ले सकते हैं। बट बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं लेना है, वरना फिर हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ऐसी वैल्यू रखो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। ठीक है, तो जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो मुझको टोटल क्या दिखेगा, लेट्स से कि मैंने टोटल ले लिया 40 यूनिट्स। तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि अगर ए 5 दिन काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करता है, 40 यूनिट्स। यहां पे हमारा टोटल वर्क से मतलब 40 यूनिट्स। बी अगर 20 डेज वर्क करता तो बी कितना वर्क करेगा, 40 यूनिट, सेम थिंग। तो इससे क्या होगा, अब आप सेकंड पॉइंट यहां पे आओगे। सेकंड पॉइंट होगा वन डे वर्क। वन डे या आवर्स अगर मेंशन है तो आवर्स जो भी यूनिट होगी अकॉर्डिंगली कर दो, वन डे या पर आवर वर्क, है ना। तो आपने जब ये फाइंड कर लिया कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज व्हाट, तो आप उसके बाद अगला स्टेप होगा कि आप ये फाइंड करो कि अगर वो एक दिन काम करें या 1 घंटे काम करें, जैसा क्वेश्चन में होगा, तो कितना कितना वर्क करेंगे। क्लियर। तो अगर यहाँ पर ए जो है वो 5 दिन में 40 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 8 यूनिट्स 40/5। तो आप बोलोगे डेली जो है 8 यूनिट वर्क करता है। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं तो 20 दिन में 40 यूनिट वर्क करता है, तो वो वन डे में कितना करेगा, 2 यूनिट्स करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछा टुगेदर वाला केस था कि अगर वो दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो वर्क कितने डेज में होगा। तो इफ दे आर वर्किंग टुगेदर देयर पर डे वर्क विल बी व्हाट, आप बोलोगे 8 + 2 10 यूनिट्स पर डे। यही तो बोलोगे कि हमारा अब जो वर्क है वो डेली 10 यूनिट हो रहा है और टोटल वर्क कितना है अपने पास, 40। तो अब होगा क्या कि ये 10-10 यूनिट करते हुए हमें 40 यूनिट वर्क कराना है। ऑब्वियसली 10 कितनी बार मिलेगा आपको, 4 टाइम्स। तो आप अपना आंसर ऐसे कर सकते हैं कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय देयर टुगेदर वन डे वर्क। तो आप बोल सकते हो सीधा कि ना माय आंसर विल बी 4 days। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो ये हो गई बात, लेकिन अभी मैंने 2 ही स्टेप्स बताए हैं, तीसरा स्टेप अभी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। लेकिन तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, तीसरा जो स्टेप है दैट इज
कि एट द गिवन टाइम हु इज वर्किंग, हु ऑब्लिक आर कर लीजिएगा, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ मच, मतलब कोई भी एक टाइम गिवन होगा क्वेश्चंस में, आपको बेसिकली कोशिश ये करना है कि उस पर्टिकुलर गिवन टाइम पे कौन कौन वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है। अगर ये देखना आता है आपको, आप कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है बात। तो अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। इस टॉपिक में आपको जो क्वेश्चंस होंगे 3 डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। एक होगा बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ठीक है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ठीक है। एक जिसमें मतलब अलग अलग लोग होंगे, ए होगा, बी होगा, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, अपनी अपनी, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। एक क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन ग्रुप एफिशिएंसी। इसमें क्या होगा कि पूरा पूरा ग्रुप एक साथ काम कर रहा है, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब वो ग्रुप दिया होता है तो आपको अलग अलग पर्सन के बारे में नहीं बताता है, वहां पे ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस ग्रुप में सभी की एफिशिएंसी सेम है। तो ये डिफरेंस समझ में आया दोनों में। तो एक इंडिविजुअल टाइप हो गया और एक ग्रुप बेस्ड हो गया। एक होता है जो कंबाइंड एफिशिएंसी का क्वेश्चन होता है, या मिक्स्ड भी बोल सकते हो। कंबाइंड एफिशिएंसी वाला मतलब क्या है, जहां पे क्वेश्चन में दो दो तीन तीन ग्रुप एक साथ वर्क कर रहे हो। जैसे जैसे 4 men and 3 women and some children आर वर्किंग टुगेदर, तो वो मिक्स्ड हो गया। और जब सिर्फ एक ही ग्रुप हो तो ग्रुप बेस्ड हो गया, और जब अलग अलग एफिशिएंसी है तो वो इंडिविजुअल एफिशिएंसी वाला हो गया। आई होप क्लियर है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल एफिशिएंसी वाला, और अगर टाइम मिला तो ग्रुप वाले पे भी जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाइए आगे। अभी टॉपिक स्टार्ट किया, नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ ये बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एक एग्जांपल दिया था, और बाकी एग्जांपल्स के थ्रू और क्वेश्चंस हम समझा देंगे। हालांकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो बता चुके हैं, लेकिन अभी नए एग्जांपल के थ्रू उसको दोबारा बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, तो तीनों स्टेप्स को ध्यान रखना है आपको। पहले जो क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, जैसे ये है यहाँ पे कि ए टेक्स 30 आवर्स टू डू अ जॉब, ए को 30 आवर्स लगते हैं, और यूनिट से फर्क नहीं पड़ना है, वो आपको पता है, चाहे डेज में हो चाहे आवर्स में हो। बी टेक्स 20 आवर्स टू डू द सेम जॉब। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग जॉब है कि सेम जॉब है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम जॉब। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें दोनों का वर्क दे रखा है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये फाइंड करोगे कि हमारे पास टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 20 एंड 13 का एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 60। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि मेरे पास टोटल यूनिट वर्क कितना है, 60 यूनिट्स। तो अगर ए 30 घंटे में 60 यूनिट वर्क करता है तो उसका वन डे वर्क क्या होगा, 2 यूनिट्स होगा। 60 डिवाइडेड बाय 30 मतलब ये 2 यूनिट पर डे करता है। सिमिलरली अगर ये 20 आवर्स में 60 यूनिट वर्क करता है तो वन डे 1 आवर में कितना करेगा, 60 डिवाइडेड बाय 20, तो 3 यूनिट्स पर डे। तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो 5 यूनिट के रेट से डेली वर्क हो रहा है, और वर्क कराना है कितना है, 60। तो हमारा जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 5, और 60 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 12। तो 12 डेज विल बी द आंसर। क्लियर है, क्लियर। अच्छा, जो पिछला एग्जांपल दिया था, एक मिनट, जो पिछला एग्जांपल दिया था जैसे ये वाला था कि ए एंड बी के लिए 5 एंड 20 डेज है। एक तो फ्रैक्शन मेथड होता है, किसका वन डे वर्क विल बी 1/5, इसका विल बी 1/20, उससे भी कर सकते हैं। एक तो ये था कि हमने यहाँ पर टोटल यूनिट अज्यूम कर लिया था कि 40 है, इसका पर डे वर्क आ गया था। एक और तरीका है, अगर आपको क्वेश्चंस में वैल्यूज अच्छी मिले और अगर आप परसेंटेज में कंफर्टेबल हो, तो आप देख सकते हो कि ये 5 दिन में वर्क करता है, इसका वन डे वर्क विल बी 1/5। 1/5 मीन्स ये डेली कितना वर्क करेगा, 20%।
ये डेली कितना वर्क करेगा 1/20, मतलब 5%. इफ दे आर वर्किंग टुगेदर देयर पर डे वर्क विल बी व्हाट 25%. 25% एक दिन में तो 100% कितने दिन में. तो परसेंटेज से भी कई बार बहुत आसान हो जाएगा अगर आप देख पाओ तो, बट एवरी टाइम आप इसका यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज अगर वैल्यूज अच्छी नहीं तो आप परसेंटेज सॉल्व नहीं कर पाओगे सर. तो अगर बहुत कंफर्टेबल हो परसेंटेज में तो इसको यूज करिएगा, लेकिन मैं भी हर क्वेश्चन में नहीं यूज करता. जिन क्वेश्चन में मुझको लगता है वैल्यूज अच्छी है इफ आई कैन यूज तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ बिकॉज उससे थोड़ा आसान हो जाता है. क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं. अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस देंगे आपको, उसके लिए आप लोग को सॉल्व करना है. ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस तो हैं वो भी देखा जाएगा. जैसे अगर वही सेम चीज दूं कि ए है और बी है, ए कैन डू अ जॉब इन 5 days एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 20 days. ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो. इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, इफ दे स्टार्ट मतलब कंडीशन ये नंबर यही रहेगा ए एंड बी के लिए, कंडीशन में बोल रहा हूं खाली. इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर and A leaves the job, A leaves the job 5 days before actual completion of work. नो डाउट अभी ऐसा समझाया नहीं है, लेकिन जितना बताया है वो सफिशिएंट है ऐसा सॉल्व करने के लिए. ए 5 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है. दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ए लीव्स द जॉब 5 days बिफोर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क. देखो मुझे आंसर से मतलब नहीं है कि आंसर क्या आने वाला है, मतलब ये कि आपको स्ट्राइक क्या कर रहा है और कैसे आप उसमें आगे अप्रोच करोगे उससे है. थोड़ा सा आप लोग बताएं. कृष्णा क्या स्ट्राइक कर रहा है? पढ़ो. अच्छा फाइंड क्या करना है तो बताया नहीं. टोटल टाइम, टोटल टाइम वर्क को कंप्लीट होने में कितना लगेगा. ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क. क्या सोच पा रहे हो बताओ जरा. क्या करें 8 days. सोच हम देखो हमने क्या बोला आपसे, आंसर से मतलब नहीं है. मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट से आपको क्या स्ट्राइक कर रहा है. वेरी गुड. अब देखो होता क्या है, ठीक है आप समझ गए अच्छे से. बहुत लोग क्या करते हैं, जब मैंने ये बताया कि ए 5 दिन और 20 दिन में वर्क कंप्लीट करता है एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, तो वर्क कितने डेज में होता था 4 days में. तो बहुत लोगों को पहले तो ये प्रॉब्लम आती है कि सब 4 दिन में वर्क कंप्लीट हो रहा था तो ये 5 दिन पहले कैसे जाएगा, एक ये कंफ्यूजन आती है लोगों को. लेकिन मैंने आपको जो 3 स्टेप्स बताए हैं, क्या थे 3 स्टेप्स, कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क पहले फाइंड करना है, उनका वन डे वर्क फाइंड करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एट द गिवन टाइम, जो भी टाइम मेंशन्ड है उस टाइम पे कौन वर्क कर रहा है और कितना वर्क कर रहा है. अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया. इट मींस कि अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और इधर स्टार्ट है तो शुरुआत में क्या है ए एंड बी आर टुगेदर, और अगर दिस पॉइंट इज द कंप्लीशन, ठीक है ये हमारा कंप्लीशन पॉइंट है, तो यहां से 5 दिन पहले कौन वर्क छोड़ करके जा रहा है, ए जा रहा है. तो व्हाट डज दिस मीन कि हु इज वर्किंग ड्यूरिंग लास्ट 5 days. बस यही था कि एट द गिवन टाइम हु इज वर्किंग एंड हाउ मच. तो गिवन टाइम क्या 5 days, कौन सा 5 days है, लास्ट कंप्लीशन से 5 दिन पहले है, कंप्लीशन से 5 दिन पहले. आई होप समझ में आ रही मेरी बात.
तो अगर कंप्लीशन से 5 दिन पहले ए चला जाता है, दो ही लोग हैं, तो हु इज वर्किंग ड्यूरिंग लास्ट 5 डेज? बी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये नंबर लाइन समझनी चाहिए। ऐसा सजा सजा के बनाना नहीं है, लिखना नहीं है, ऐसा हमें समझना है। और अगर शुरुआत में दिक्कत आती तो बना भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि शुरुआत में दो लोग काम कर रहे हैं, फिर ये अकेले काम कर रहा है। तो अब अगर जब मुझको कुछ पता चल गया है तो हम अकॉर्डिंगली वर्क स्टार्ट करेंगे। अब हम ये देख पा रहे हैं कि अगर सबसे पहली बात कि भाई टाइम दे रखा है तो हम टोटल यूनिट ऑफ वर्क अज्यूम कर लें। लेट से कि हम 40 ही लेके चलते हैं कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 40 यूनिट्स। ठीक है? तो अकॉर्डिंगली अगर आप ए का वन डे वर्क फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 8, बिकॉज 5 दिन में 40 यूनिट वर्क करता है। ठीक, तो इसका वर्क आ जाएगा 8 यूनिट्स पर डे। बी का कितना आ जाएगा? 2 यूनिट्स पर डे आ जाएगा। ये बात क्लियर है? क्या टाइम मेंशन्ड है? 5 डेज। हु इज वर्किंग? बी। तो बी ये 5 दिन में सिर्फ इतने से इतने में बी कितना काम करेगा? भाई वो 2 यूनिट वर्क करता है डेली, 5 दिन के लिए काम कर रहा है, तो कितना वर्क किया? तो आपको ये तो पता चल गया कि ड्यूरिंग लास्ट 5 डेज सिर्फ 10 यूनिट्स वर्क हो रहा है। एंड टोटल वर्क कितना था मेरे पास? 40 वर्क था। तो अगर 10 यूनिट यहां हो गया तो बाकी का 30 यूनिट्स कहां होना चाहिए? पहले ये वर्क कौन कर रहा होगा? ए और बी एक साथ कर रहे होंगे। तो ए और बी एक साथ कितना वर्क करते हैं भाई? 10। तो आप ये बोलोगे यहाँ पे 10 यूनिट के रेट से वर्क कराना है 30 यूनिट्स, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा? 3 डेज। तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे टोटल टाइम विल बी 3 डेज प्लस 5 डेज, आंसर इज 8 डेज। वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। पार्थ एंड स्नेहा, स्नेहा कंफर्म करें। इज इट क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एट द गिवन टाइम हु इज वर्किंग एंड हाउ मच। अगर देखो ये नोट हमने थोड़ा सा आगे चल के बता दिया है, कुछ चीजें अभी स्किप की है मैंने, उसको कवर कराएंगे। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो मैंने जो थर्ड पॉइंट बताया है उसका यूज समझ में आ जाए आपको। और क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे कि कोई ज्वाइन किया, कोई छोड़ करके चला गया, तो वर्क कितने दिन में होगा, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर? हम चाहते तो इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलते, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ए लीव्स द जॉब आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज। ए लीव्स द जॉब आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज, तब आप क्या करते हैं? तब आप ए प्लस बी का 3 दिन का काम निकालते हैं। कितना आता? 30 यूनिट तो आता। उनका टुगेदर वर्क कितना था? 10। तो 3 दिन में 30 यूनिट करते हैं। अब जो ए चला जाएगा तो 10 यूनिट वर्क बचा ना, कौन करेगा? तो बी को कितना टाइम लगता? सेम क्वेश्चन को मैंने सीधा ना पूछ करके लास्ट से पूछा है, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में। क्वेश्चन का लेवल बदल गया और कुछ लोगों को वो चीज स्ट्राइक नहीं करती एग्जाम के टाइम पे। बात समझ में आ रही? तो वो दोनों कंडीशन सेम है, बस मैंने सीधा ना पूछ करके रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया है। क्लियर? तो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपकी शीट के हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक जैसे होंगे तो हटा देंगे, डिफरेंट होंगे तो सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है? ये तो ऑलरेडी हो गया, ये इसकी जरूरत नहीं, हो जाएगा। अब क्या है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, सॉल्व नहीं करना है कि ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। जैसे 2 के लिए किया हम 3 के लिए भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इनका टुगेदर वर्क बताना हो जाएगा, है ना? ठीक है। इसमें यह है कि हमें ये दे रखा है कि एक साथ कितने दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं, ये दे रखा है। तो ये है कि ए है, बी है और सी है, जब तीनों एक साथ वर्क करते हैं तो वर्क क्या होता है? 6 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? और आपको ये बोलता है कि ए अकेले इस वर्क को 10 डेज में कर सकता है, एंड बी जो है अकेले इस वर्क को 24 डेज में कर सकता है। तो सी कितने डेज में करेगा, ये कैसे फाइंड करोगे भाई? बताइएगा। अभी तक क्या था कि इन तीनों का वर्क देता था, ये पूछता था। अब ये दे रखा है और इन तीनों में से किसी 2 का दे रखा है, एक का पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड कर पाएंगे? फिर से वही चीज,
आप पहले क्या करोगे, टोटल वर्क फाइंड करने की कोशिश करोगे। क्या क्या वैल्यूज दिख रही है, 6 है, 10 है, 24, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दिख रही हैं उनका एक कॉमन मल्टीपल ले लो। कैन आई से 120, 120 is divisible by 24, 120 is divisible by 10 and 120 is divisible by 6 also। क्लियर है? क्या नाम है आपका? आयुष। क्लियर है मेरी बात? 120 कैसे लिया? इनका कॉमन मल्टीपल लेना है। इट कैन बी एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज। देखेंगे तो 6, 10 एंड 24 इसका कॉमन मल्टीपल लेंगे, कॉमन मल्टीपल विल बी 120। ये बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या अज्यूम कर लेंगे, 120। तो अगर ये तीनों लोग 6 दिन में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो ये डेली कितना वर्क करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा कि ये लोग डेली 20 यूनिट वर्क करते हैं। अगर ए करता तो डेली कितना वर्क होता, 12 यूनिट होता। बी अगर वर्क करेगा तो डेली कितना वर्क होगा, 120 डिवाइडेड बाय 24, क्या हो जाता है, 5। तो और इनका अभी हमें पता नहीं है, हमें बस ये पता है कि इन तीनों का सम शुड बी 20। तो अगर ये 12 है, ये 15 है, तो 12, 15, 17 हो गया। इट मीन्स कि यहाँ क्या आने वाला है, 3 यूनिट्स। तो ये पता चल गया जो सी है वो 3 यूनिट वर्क करता है पर डे। क्लियर? तो अगर वो 3 यूनिट डेली वर्क करता है एंड वी हैव टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 120, तो सी का जो टाइम होगा वो क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 40 डेज। आई होप ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आयुष क्लियर है अच्छे से? कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, उसको बताने में हमें दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट क्लियरिटी रहेगी तो आगे के क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएंगे आपको। क्यों राज, अच्छे से क्लियर है? पार्थ एंड स्नेहा, आई होप ये क्लियर है, कंफर्म करिएगा। कृष्णा ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। अभी रुक जाइएगा, पहले हम देख लें इसको बनाना है या नहीं बनाना है। A takes 5 days more than B, ठीक है, ये ठीक है क्वेश्चन, इसको देखते हैं जरा। अभी क्या कह रहा है, A takes 5 days more than B to do a certain job। तो अभी हमें A और B के बारे में कुछ नहीं पता है, कि बस ये पता है कि अगर B ने X डेज लिया है तो A कितना डेज लेता है, A takes 5 days more than B। तो आप क्या लिख सकते हो, X plus 5 days इसको लगता है, ठीक है, ये डेज हैं। फिर क्या बोलता है, एंड 9 डेज मोर देन सी, और सी से क्या करता है, 9 दिन ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे सी को भी लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू होनी चाहिए, जो ए की वैल्यू, उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो आप इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। उससे बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे एक्स मत अज्यूम करो, आप सी के लिए एक्स अज्यूम कर लो। वो तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा था, उसका रिएक्शन बताया था कि होना चाहिए। अगर मैं सी के लिए एक्स अज्यूम करूं तो ए का टाइम क्या होना चाहिए, x प्लस 9, तब ये वैल्यू हो जानी x प्लस 9। और b की वैल्यू क्या होगी भाई, a जो है वो b से 4 दिन ज्यादा लेता है, 5 दिन ज्यादा लेता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 4 है। आई होप अभी वैल्यूज क्लियर है, वैल्यूज क्लियर है कि भाई इसको अगर x डेज लगता है तो इसको x प्लस 4 लगता है, इसको x प्लस 9 डेज लगता है। क्लियर? हालांकि जो पहले भी लिया था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है? बट सारी वैल्यू पॉजिटिव दिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है ना? A and B together can do the job in same days, same time as C। A और B एक साथ उतने ही डेज में टाइम वर्क करते हैं जितना कि C अकेले करता है, ठीक है? फिर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी डेज A would take to do it। तो A को कितना टाइम लगेगा। तो भाई देखो यहां पर जितनी बातें मैंने बताई सब फेल है। क्यों फेल है, क्यों, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये वेरिएबल्स हैं, वैल्यू से है नहीं, तो हम इनका कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल पाएंगे, इनका वन डे वर्क नहीं निकाल पाएंगे, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको जैसे मैंने परसेंटेज मेथड बताया तो वो भी आना चाहिए, आपको जैसे मैंने फ्रैक्शनल मेथड बताया तो वो भी आना चाहिए, है ना? तो आप एक बार बताओ, अगर मैं ए का वन डे वर्क लिखता तो क्या लिखता,
1/x+9, दिस इज वन डे वर्क ऑफ ए। कोई भी पर्सन जैसे अगर ए 5 दिन में वर्क करता है तो इसका पर डे वर्क 1/5 भी लिखा जा सकता है ना। वैसे इसका x+9 डेज लगता है तो अब क्या लिखोगे, ए 1/x+9। बी को अगर x+4 डेज लगता था, क्या लिखिएगा, 1/x+4। एंड दिस शुड बी इक्वल टू वन डे वर्क ऑफ सी। तो सी का वन डे वर्क कितना है, x। बात समझ में आ रही। अब एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं आपको, तो आपको इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने में फिर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। तो आपको इतनी मेहनत ना करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि इनमें से कोई एक वैल्यू उठा करके इसमें पुट करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो वो आंसर है। समझ रहे हैं। अब आप मुझको बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा यूज करना, जरा बताइए मुझको। देखो, मैं 15 क्यों नहीं यूज करूंगा। अगर मैं 15 यूज करूंगा तो यहाँ 19 आ जाएगा, और 19 आ जाएगा तो फिर इधर भी कुछ 19 से रिलेटेड आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू लो कि जो हर जगह से सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो जैसे कितना, आप बताओ वैल्यू, फिर हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करके बताएं। कोई वैल्यू बोलो भाई। ए के लिए पूछ रहा है, ए के लिए हम कौन सी वैल्यू लें इसमें से। 16 अगर लेते हो सपोज ए के लिए, तो ये x+9 हो जाएगा, ये 16 x की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू है ये, ए इज x+9। वो मैंने ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, है ना। तो ये जो वैल्यू है किसकी है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करो, थोड़ा सा हम और चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमसे पूछा ए के लिए है ना, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। अगर मैं ए के लिए x अज्यूम कर लूं कि ए को x डेज लगता है, ठीक है, तो b को कितना लगना चाहिए, तो x-5 हो जाना चाहिए। c को कितना लगना चाहिए, x-9। इससे बेनिफिट क्या है कि अब आप जो x की वैल्यू निकालोगे वही ऑप्शन में है। पहले वाले केस में क्या था, उसमें कुछ जोड़ना पड़ रहा था। समझ गए बात को। तो कुछ नया नहीं है, सेम वही बात है। तो आप लिखोगे 1/x प्लस 1/x-5 इक्वल्स टू 1/x-9। अब आप सोचो x की वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए। अगर 15 रखते हैं तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 15 - 5 इज 10, तो 1/15 एंड 1/10 आएगा। और यहाँ पे 15 - 9 मतलब 6 आना चाहिए, है ना। आप नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ 15 रखता हूं तो ये तो 1/15 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 15 - 5 मतलब, और इधर क्या आना चाहिए 1/6, 15 - 9। तो अगर इसको सॉल्व करके 1/6 ही दे रहा है, इट मीन्स कि 15 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम इज 30, 15 2 जा, है ना, 10 3 जा, तो ये क्या बन गया 5/30 मीन्स, तो दे दिया वही वैल्यू। इट मीन्स कि ये ऑप्शन 100% करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये बात समझ में आ रही। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, दोबारा बता दो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें वैल्यूज नहीं दिया, सिर्फ डिफरेंस दिया है। दैट इज व्हाई यहाँ पे मुझको थोड़ा अलग करना पड़ रहा है। अदरवाइज जो मैंने बातें बताई हैं उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जहां पे वेरिएबल्स के टर्म्स में बात करेगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ना। ऑप्शंस नहीं हुए तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। क्वाड्रेटिक अभी मैंने पढ़ा है इसलिए मैं क्वाड्रेटिक पे जाना नहीं चाह रहा था। ऐसा नहीं है कि बता नहीं सकते। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़िएगा भी, आप लोग ने सुना है। टोटल वर्क अगर फाइंड करोगे तो आप इसका 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 मल्टीपल निकालोगे, फिर वो भी एक इक्वेशन ही आएगी। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये है कि यहाँ पे आपको इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी ना। आपको इन तीनों का कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। पहले टोटल वर्क तो क्यूबिक आएगी, टोटल वर्क तो क्यूबिक आएगा, फिर आप उसमें x से डिवाइड करोगे तो a का एफिशिएंसी आएगा, वो क्वाड्रेटिक आएगा। समझ रहे हैं। तो बनना तो फाइनली क्वाड्रेटिक ही है ना। तो चाहे आप ऐसे करो या वैसे करो, दोनों ही केस में क्वाड्रेटिक नो डाउट है। लेकिन मैं जनरली मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, जो बातें मैं बताता नहीं, पढ़ाया नहीं हूं वो बताता ही नहीं हूं। तो क्वाड्रेटिक से बन सकता है, बट मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। क्लियर है। अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं पढ़ाऊंगा अगर आगे तो बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। आप लोग पढ़ चुके हैं क्या क्वाड्रेटिक।
अभी नहीं हुई है, रात में जो चल रही है उसमें अभी नहीं हुआ है, अलजबरा में चालू हुआ है, तो अभी पता चलेगा। तो आप जब वो सीख लीजिएगा तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जाएंगे नहीं, बिकॉज हम मतलब टॉपिक के बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। एक मिनट रुकिएगा, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के स्पीड टेस्ट में खूब पूछा जाता है, मार्क कर लीजिएगा, है आसान भले, है ना। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए एंड बी एक साथ इतने डेज में कर सकते हैं। बी एंड सी, अब आपको एक साथ का वर्क दिया, इंडिविजुअल नहीं दिया जैसे एबीसी का होता था। बी एंड सी इन 20 डेज एंड ए एंड सी इन 15 डेज। अब आपसे किसी के लिए भी पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ईच ऑफ देम कैन, मतलब सभी के लिए पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कैसे करना चाहिए? आंसर नहीं चाहिए मुझे, है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, कैसे करना चाहिए वो बताना। कैसे आप ऐड तब करिए जब यहाँ पे इनका वर्क निकाल पाइए, तब नंबर ऑफ डेज को थोड़ा ऐड करोगे। नहीं समझे, नंबर ऑफ डेज को थोड़ा ऐड किया जाता है। आप सभी लोग देखो, अगर ये 12 दिन है, 20 दिन है, 15 दिन है, मैंने यही बताया कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमेशा एक मल्टीपल लेना है। आप इन तीनों का मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको? 60। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 60 यूनिट वर्क है मेरे पास टोटल, ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी एक साथ वर्क करेंगे तो डेली कितना वर्क करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 12, क्या बोलोगे? 5 यूनिट्स। बी और सी एक साथ काम करेंगे तो कितना वर्क होगा? 60 डिवाइडेड बाय 23। ए एंड सी वर्क करेंगे तो डेली कितना वर्क होगा? 4। ये हो गया इनका वर्क, इतना यूनिट पर डे, इतना यूनिट पर डे, इतना यूनिट पर डे। अब आप ऐड करने के बारे में अब आप सोचो, अगर अब आपने ऐड किया, नोटिस करो ए कितनी बार है इसमें? 2 बार। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे गलती होती है। बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा ना, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 5 3 8 4 12, तो हमें मिलेगा 12 यूनिट्स पर डे। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो ये 2 पहले हटाना पड़ेगा ना, तो इससे क्या मिल जाएगा कि ए बी और सी अगर डेली एक साथ वर्क करें, देयर वो डेली वर्क विल बी 6 यूनिट्स पर डे। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? तीनों का वर्क आ गया। अब एक बात बताओ, पहले वाले में किसका किसका काम दिया हुआ है? ए और बी। तो अगर आप ए और बी की वैल्यू रख दो तो उसकी जगह क्या आना चाहिए? 5। मतलब सी का पर डे वर्क कितना है? 1। तो अगर सी का पर डे वर्क 1 यूनिट आता है, उसको 60 यूनिट वर्क करना है, तो सी का काम कितना आएगा? 60 डेज। पहुंच गए? सिमिलरली अगर आप बी और सी की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? तो बी और सी की जगह क्या रखोगे? 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो अगर ए का डेली 3 यूनिट वर्क आता है तो 60 में कितना टाइम लेगा? 20। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्ट एंड में, हाँ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। और अगर मैं यहाँ पे ए एंड सी की वैल्यू रखता हूं तो मुझको बी की वैल्यू मिलेगी। तो ए और सी की पर डे वैल्यू क्या है? 4। तो मुझको बी की वैल्यू मिलेगी 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स के रेट से 60 मतलब 30 डेज। आई होप क्लियर है। स्नेहा एंड पार्थ कंफर्म करो, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया है, बोलोगे तो करा भी देंगे। जल्दी बताइए। ठीक है, ओके स्नेहा, क्लियर अच्छे से सभी को? अभी रुके रहिएगा। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा रेशियो। ऑल्टरनेट डेज बता दूं? ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट करने के पहले वापस अपनी कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया, जो मैंने एग्जांपल दिया था सबसे पहले,
कि जैसे ए है वो 5 दिन में वर्क कंप्लीट करता है, 5 डेज, ठीक है, एंड बी जो है वो 20 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। अब कंडीशन ये है कि if they work on alternate days, राइटिंग क्लियर है या नहीं? if they work on alternate days, जब भी alternate days का क्वेश्चन होगा ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि who is starting the work। अभी 2 लोग हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन 3 या 4 लोग होंगे तो डिफरेंस आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होगी, आप हमेशा सर्च करोगे कि हु इज स्टार्टिंग द वर्क, और वो चीज दिया होना जरूरी है। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद, किससे स्टार्ट करें? ए। तो अभी क्या करना है, तरीका पहले समझ लो, चीज वही है बिल्कुल। हम क्या करेंगे, टोटल अज्यूम कर लेंगे। टोटल हमने 40 लिया था, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो ए का पर डे वर्क कितना आया था? 8 यूनिट्स। बी का पर डे वर्क कितना आया था? 2 यूनिट्स। तो अब जो ऑल्टरनेट डेज कहता है, ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या है कि एक दिन में एक बंदा काम कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, और ऐसे ये कंडीशन चलती जा रही है। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है? ए। तो फर्स्ट डे में कितना वर्क होगा? 8 यूनिट्स। सेकेंड डे कितना काम होगा? अच्छा, एक अच्छी बात है, यहाँ पे सारा वर्क कैसा है? पॉजिटिव है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां नेगेटिव भी होता है, अभी आएंगे उस पर, है ना? तो आप एक बात नोटिस करो, फिर से यही होगा। तो आप एक बात देख रहे हो कि हर 2 डेज का वर्क क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हर 2 डेज का वर्क। अब आप खुद से सोचो, 3 लोग होंगे तो क्या होगा? 3 दिन के बाद रेपिटेशन आ जाएगा। 4 लोग होंगे तो, ये बात तो समझ में आती होगी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 10 यूनिट्स। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि 2 डेज में 10 यूनिट वर्क हो पा रहा है, कराना है 40 यूनिट, तो ऑब्वियसली इसका 4 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ भी 4 टाइम्स हो जाएगा। योर आंसर विल बी 8 डेज। भाई ये 2 दिन 4 बार लिखोगे तभी तो 10 10 10 10 4 बार आके 40 बनेगा। हमें रुकना तो आकर के 40 पे है, बिकॉज माई टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज 40। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन? पार्थ एंड स्नेहा, ऑनलाइन वाला तो हमें समझ ही में नहीं आता है। रोज अलग अलग लोग, मतलब सेम मिलते ही नहीं सब लोग। ठीक है पार्थ, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक नया केस देता हूं, ठीक है? समझना, जैसे अगर मान लो ये एक पोल है, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ दिस पोल इज 50 मीटर्स। हाइट ऑफ दिस पोल इज 50 मीटर्स, और इसका जो बॉटम है ना, यहां पे एक इंसेक्ट है, चींटी ले लो, मेंढक ले लो, कुछ भी ले लो, है कुछ है यहाँ पे। ये क्या करता है कि ये इस पोल पे चढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है? तो जो फर्स्ट सेकंड पर होता है, फर्स्ट सेकंड पर ये 6 मीटर्स ऊपर चल जाता है, ठीक है? तो आफ्टर फर्स्ट सेकंड वो 6 मीटर की हाइट पे है, बट ऑन एवरी ऑल्टरनेट सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड पर क्या हो रहा है कि वो 4 मीटर्स स्लिप कर जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 4 मीटर्स वो स्लिप कर जाता है। अब वो आफ्टर 2 सेकंड्स कहां आ गया? 2 मीटर की हाइट पे आ गया। तीसरे सेकंड पे क्या करेगा? फिर से वो पॉजिटिव वर्क करेगा, +6। चौथे सेकंड पे क्या होगा? -4। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरा वर्क ऑल्टरनेट टाइम पर ही हो रहा है, ऑल्टरनेट सेकंड्स पे। पहले सेकंड पे पॉजिटिव, दूसरे सेकंड पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो आपको ये बताना कि आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स दिस इंसेक्ट विल रीच एट द टॉप। आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है। आयुष, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना तो बाकी बात है। 23 इज रॉन्ग आंसर, 23 इज रॉन्ग आंसर। अब आप
सॉल्व करो जरा। रॉन्ग क्यों है राज, आप उस पर थोड़ा फोकस करो। वो भी रॉन्ग है। अब 23 गलत है, इसका मतलब ये थोड़ा कि 24 सही हो गया। आयुष लखनऊ सही है? कहाँ से? बस्ती। तो वहां से यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ कहाँ रह रहे हैं? तो यहाँ मतलब आ चुके हैं प्रॉपर, स्टार्ट कर दिया मतलब प्रिपरेशन। चलो अच्छी बात है। स्नेहा एंड पार्थ क्वेश्चन क्लियर है? और ये क्वेश्चन देखो शीट में शायद नहीं होगा, लेकिन पूछने का रीजन क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। टाइम एंड वर्क ही है ये भी। 22 पे चला जा रहा है 44 पे, तो जैसे ही 23 पे जाएगा तो पूरा डेस्टिनेशन पे। आप भले सही सोचो, अगर आंसर गलत बोलोगे तो गलत ही कहलाएगा, है नहीं? हमें तमाम चीजें आती दुनिया की, मार्क यहाँ पे करना है राइट आंसर, आप गलत मार्क कर दो तो आपको क्या आता हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? वहां पे जो आपका एग्जाम होने वाला है, कोई दुनिया में ये नहीं देखने आएगा कि आपको कितना आता है। क्या देखेगा? आपने सही मार्क किया है कि नहीं मार्क किया है। एंड बोथ ऑफ यू रॉन्ग हो गए। यस 100 आएगा। तो पार्थ एंड स्नेहा कुछ समझ में आ रहा है? आंसर आया क्या आप लोगों का? या कैसे करना चाहिए बता पाएंगे क्या? कोशिश करिए। कुछ सोच पा रहे हैं आयुष? देखो दिमाग नहीं लगाना है आपको, ऐसे सोचना है जैसे अभी ऑल्टरनेट डेज वाला बताया ना, वैसे ही तो है ये भी। तो आपको ये सोचना है कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, छठा सेकंड, और ऐसे करते करते कब तक चलेगा वो सोचना है, जब तक कि वो 50 की हाइट पर नहीं पहुंच जाएगा। ये तो सोचना है। अगर आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट डे से, तो आप ये देख पा रहे हो कि पहले सेकंड पे क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। 45 अब पहुंच गए, अभी पहुंच गए, जब मैंने लिखा है तभी पहुंचे। नहीं सर। हाँ वो हम समझ रहे हैं क्या है। अब दूसरे सेकंड पे क्या होगा? -4, और फिर क्या होगा? +6 फिर -4। तो हो क्या रहा है कि हर 2 सेकंड के बाद ये रेपिटेशन हो रहा है, डबल नहीं किया था आप दोनों ने, है ना? हर 2 सेकंड के बाद में वर्क रिपीट हो रहा है। तो आप अगर नोटिस करो तो हर 2 सेकंड में इफेक्टिवली कितना चढ़ रहा है वो? 2 मीटर्स। भाई आफ्टर 2 सेकंड कितनी हाइट पे है? 2 मीटर की हाइट पे। तो बहुत लोगों को अब जानते क्या लगता है कि 2 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, तो 50 मीटर्स इन 50 सेकंड्स। पहली चीज तो ये दिखती है, ये भी गलत है। एक तो ये चीज गलत है। दूसरी चीज बहुत लोगों की चीज दिख जाती है कि 2 मीटर आ रहा है, ये 25 बार मिलेगा, इसलिए 25 सेकंड बोल देते खटाक से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये 2 सेकंड का काम है। वो आप लोगों ने दोनों ने डबल नहीं किया है। समझ रहे हैं? तो बहुत लोग जल्दी से बोलते सर 25, बहुत लोग जल्दी से बोलते सर 50। जिन्होंने डबल किया वो बोल देंगे 50 है आंसर, जिन्होंने नहीं किया वो क्या बोल देंगे? 25। समझ रहे हैं? क्लियर है? बट बोथ आंसर आर रॉन्ग। आपको एक बात सोचनी है कि सपोज अगर हम इसी तरीके से सोचें कि 2 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, सोचना तो अगर यूनिटरी मेथड यूज करो तो यही तो बोलोगे कि 50 मीटर इन 50 सेकेंड्स बोलोगे। तो ऐसे ही एक बात बताओ, पॉजिटिव वर्क कब हो रहा है? ऑड नंबर्स पे हो रहा है। नेगेटिव वर्क कब हो रहा है? इवन पे। हम वर्क कब कंप्लीट करा रहे हैं? वर्क कब कंप्लीट करा रहे हैं? 50वें सेकंड पे। एंड 50वां सेकंड कैसा नंबर है? इवन है। तो 50वें सेकंड पे वर्क क्या हुआ होगा? -4 निगेटिव। 50वें सेकंड पे क्या वर्क हुआ होगा? निगेटिव, मतलब -4। मतलब 50वें के पहले 49 सेकंड्स पे कहां रहा होगा वो? 54 की हाइट पे। तभी तो 4 मतलब सब्ट्रैक्ट करके 50 पे आ रहा हो। तो आपके अकॉर्डिंग फिर वो हवा में रहा होगा। पोल की हाइट तो 50 ही है, तो हम हवा में तो उसको नहीं टांगेंगे। समझ रहे हो बात को? इट मीन्स कि हमारा जो ये इंसेक्ट है वो 50 सेकंड्स के पहले कभी टॉप पे पहुंच जा रहा है। क्लियर?
तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या सोचना चाहिए, आपको ऐसे क्वेश्चन में सोचना ये चाहिए कि अगर वो कभी 50 के हाइट पे पहुंच गया है, अब उसको आगे काम नहीं कराना, आगे उसको स्लिप नहीं कराना है। जैसे यहाँ 4 मीटर स्लिप कर जा रहा है ना, वो काम नहीं करें। 50 मीटर हो गया, काम खत्म, बस। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपने सोचना है उसके लास्ट स्टेप के बारे में। जब भी वर्क कंप्लीट होगा तो पॉजिटिव पे कंप्लीट होगा, नेगेटिव पे नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस में। क्लियर? तो अगर वो +6 चल के टॉप पे पहुंच गया तो मुझको क्या स्ट्राइक करना चाहिए? सोचो, हाइट कितनी है? 50। अगर +6 करके टॉप पे पहुंच गया तो उसको 44 की हाइट पे होना पड़ेगा ना। अगर वो 44 की हाइट पे है, अब +6 चढ़ गया तो क्या होगा? 50 पहुंच गया। तो इसका मतलब मुझको 50 के लिए नहीं सोचना है, मुझको सोचना है यहाँ पे कि 44 मीटर्स कितने देर में चलेगा। तो 44 मीटर चलेगा वो 44 सेकेंड्स में, बिकॉज 2 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स है। आपने क्या सोचा कि 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड है नहीं? तो 2 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, तो 44 मीटर इन 44 सेकेंड्स। अब 45th सेकेंड कैसा नंबर है? ऑड। एंड ऑड नंबर पे कैसा वर्क होता है? पॉजिटिव। तो 45वें सेकंड पर वो जब +6 चलेगा तो क्या हो जाएगा? 44 + 6 50। दैट इज व्हाई योर आंसर इज 45 सेकंड्स। आई होप ये क्लियर है। समझाने में टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करने में नहीं लगेगा। मुश्किल से 20 सेकंड में बन जाता है। तो योर आंसर इज 45 सेकंड्स। पार्थ एंड स्नेहा कंफर्म करो। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में देखा है मैंने। कई बार पोल की जगह एक कुआं, वेल रहता है, वेल का डेप्थ दिया रहता है कि 50 मीटर का है, अंदर एक मेढक है, कुछ भी है, वो कुछ भी चल रहा है और फिर दूसरा सेकंड पे स्लिप कर रहा है, तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ना सिर्फ मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, मैंने बहुत कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाया है, ना सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बल्कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन जो प्लेसमेंट पेपर्स होते हैं ना, प्लेसमेंट पेपर्स मीन जैसे जो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, कंपनीज आती है ना रिक्रूट करने के लिए, तो रिक्रूट करने के लिए वो भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराती है और फिर जीडीपीआई कराती है ना। तो वहां पे भी रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, बिकॉज थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स टाइप के। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम नहीं करता है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और एप्टीट्यूड यही है भाई, इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, मैथ्स तो नहीं बोलते हैं। या कहीं लिखा भी होगा तो न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा रहता है या मैथमेटिक्स लिखा रहता है। क्यों नहीं लिखा रहता है, क्या कारण है? क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये प्योर मैथ्स नहीं है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन बना करके पूरा सजा सजा के लिखना है, आपका सोल्यूशन कोई देखने ही नहीं आ रहा है। हमें तो स्मार्टली वर्क करना है, सिर्फ सही आंसर टिक करना है ना। यहाँ डिफरेंस है, यहाँ हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं चीजों को। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आई बात। स्नेहा एंड पार्थ कमेंट किया या नहीं, देखो। टेन 48 54 ठीक है स्नेहा। पार्थ क्लियर है आपको? अब समझो इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक नया स्टोरी बनाऊंगा। ये बताया था, इसी में स्टोरी बनाऊंगा। अब जैसे मैं कहानी चेंज कर रहा हूं, समझना क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, और ये सारी चीजें ना आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, आगे आपकी शीट में है। अब अगर मैं कहानी बनाऊं ऐसे कि आप चाहो तो लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 days। वॉल, दीवार। ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 days। तो मतलब ए क्या कर रहा है? पॉजिटिव वर्क है ना। एंड बी कैन डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली इन 20 days। वैल्यूज आर सेम, बस कहानी चेंज हो रही है। ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 days, 5 दिन में वॉल को बना सकता है। एंड बी कैन डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली इन 20 days। तो मतलब ये कैसा वर्क करता है और ये बी कैसा वर्क करता है, ये बात तो समझ में आ गई कि 5 दिन में बनाएगा और 20 दिन में उस वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम, फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू बिल्ड द वॉल। ठीक है,
if they work on alternate days, if they work on alternate days. आई होप क्वेश्चन समझ में आ रही बात है ना। अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि हु इज स्टार्टिंग द वर्क, मैंने बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन स्टार्ट करेगा, तो यहाँ क्यों नहीं मेंशन किया, बिकॉज यहाँ तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि पहले पॉजिटिव वर्क होगा तभी तो बी को कुछ डिस्ट्रॉय करने को मिलेगा, समझ गए। अब वो टाइम कितना आएगा, आपका आंसर नॉन इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है, मतलब पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो ध्यान में रखना कि आंसर क्या आ रहा है। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैंने पूछा टाइम तो आप एग्जैक्ट टाइम बताओगे, सुनो मेरी बात को, कई बार बोलेगा टाइम तो आप एग्जैक्ट टाइम बताओगे, कई बार पूछेगा कि ऑन विच डे द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आपको बताओगे कौन से दिन पे वो कंप्लीट होगा, तो वो तो इंटीजर वैल्यू होगी ना, समझ रहे हैं। तो मैं दोनों चीज पूछूंगा आपसे, तो पहले टाइम के लिए देखा जाए कि टाइम कितना लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ सभी लोग। एग्जैक्टली सेम कंडीशन है जो वो इंसेक्ट वाला था 6 and 4, नहीं समझ में आ रहा है, वही चीज है यहाँ पे, बस यहाँ पोल नहीं है, वॉल बनाई जा रही है, तो स्टोरी ही बदली मैंने, चीज वही है, उसको देखना आप में से कितने लोग दिमाग लगा पा रहे हो। आयुष समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 days, तो 5 दिन में एक दीवार को बना पाता है, एंड ही कैन डिस्ट्रॉय, बी कैन डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, उसको जब 5 दिन में 20 दिन में पूरी तरीके से उसको खत्म कर देता है उसका काम को, वो नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू बिल्ड द वॉल कंप्लीट, इस वॉल को पूरा बनाने में कितना टाइम लगेगा इफ दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन ए एक दिन बी एक दिन ए एक दिन बी, जैसे पिछला केस। अभी क्वेश्चन समझ में आया। अगर पिटाई अलाउड होती ना राज, तो मैं पीट देता आपको, हालांकि ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है 13th पे कंप्लीट होगा, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसी ऐसी गलती के लिए तो पीटना ही चाहिए वही मैंने बोला ना, आपको कितना आता है फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे वो चीज देखा ही नहीं जाएगा ना, नहीं समझे। बता दूं, यहाँ पे भी वही काम है, आप क्योंकि देखो वैल्यूज आर सेम, तो आप टोटल यूनिट 40 अज्यूम कर लो, और ये मान लो कि ए पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो इसका +8 आएगा, और बी नेगेटिव वर्क कर रहा है तो इसका क्या आएगा, -2 आएगा। यहां तक साथ में है आयुष। तो ये 20 दिन में 40 यूनिट वर्क को फिनिश कर देता है, तो मतलब डेली 2 यूनिट ये काम बर्बाद कर देता है, ये तो मतलब हुआ ना, ठीक है कृष्णा। तो अगर मुझे देखना है कि वर्क जिस टाइप से हो रहा था कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन एंड सो ऑन, तो फर्स्ट डे क्या होगा भाई, सोच के बताओ, फर्स्ट डे क्या होगा, +8, ये तो होगा, ए काम करेगा ना। और दूसरे दिन क्या होगा, इधर ध्यान दो प्लीज, दूसरे दिन क्या होगा, -2। तीसरे दिन क्या होगा, फिर ए काम करेगा, और चौथे दिन क्या होगा। तो अगर आप नोटिस करो, क्योंकि 2 ही लोग हैं ना, तो 2-2 दिन के बाद ये वर्क रिपीट होने लगेगा, तो पहले बताया। तो आप यहाँ डबल नहीं कर रहे हो, 3 लोगों वाला होगा तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो आप ट्रिपल नहीं करोगे, हम तो यही अज्यूम करेंगे ना, क्लियर है। तो आपको ये बात दिख रही होगी कि जो फर्स्ट 2 डेज हैं, फर्स्ट 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है, 6 यूनिट्स, तो अगले 2 डेज में भी 6 होगा, और अगले 2 डेज में भी 6 यूनिट होगा। तो ये 6 करते हुए हम कहां तक जा सकते हैं, पहले सोचना है। पहली बात कि जो गिवन नंबर ऑफ डेज हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेरा वर्क आ रहा है वो 40 यूनिट आ रहा है। 40 यूनिट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। पिछले केस की तरह मैं सोचूंगा लास्ट स्टेप के बारे में,
कि भाई अगर वो 8 यूनिट वर्क कर दे वो कंप्लीट हो जाए, कि आखिरी दिन पॉजिटिव वर्क होगा। मैंने बताया कि पॉजिटिव वर्क पे ही कंप्लीट होगा, नेगेटिव पे जाना ही नहीं है। तो आखिरी दिन अगर वर्क करेगा तो कौन करेगा? ए करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में वर्क वहीं कंप्लीट होगा जहां पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा, और जनरली पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा। तो मोस्टली क्वेश्चन में आपका आंसर ऑड डे वाला ही होगा, ये अगर आप सोच पा रहे हो मेरी बात तो समझ जाओगे। मोस्टली क्वेश्चन में आपका आंसर ऑड डेज वाला ही होगा। क्लियर? अब आप ये सोचोगे कि भाई अगर लास्ट डे उसके पास 8 यूनिट वर्क बचा तो ए पूरा कर देगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 8 यूनिट वर्क करा लेते हो, अगर इन केस कि हम 8 यूनिट वर्क करा पाए, तो मेरे पास उसके पहले कितना वर्क होना चाहिए? 32 यूनिट्स होना चाहिए। बट 32 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। 32 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। आप 6 यूनिट करते हुए 36 पे नहीं 32 पे नहीं पहुंच सकते। तो अब आप ये देखोगे कि 6 यूनिट्स करते हुए मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 36 यूनिट्स तक जा सकते हैं। ये बात 6 बार अगर हो मेरे पास तो 36 यूनिट वर्क हो जाएगा। आपको ये बात श्योर करनी पड़ेगी कि अगर ये 6 बार ये वर्क कर रहे हो तो बीच में कभी 40 यूनिट्स क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप सोचोगे कि अगर ये 2 दिन की बात है, ये भी 2 दिन की बात है, ये भी 2 दिन की बात है, ये भी 2 दिन, ये भी 2 दिन, तो 12 दिन हो गए। आपने डबल नहीं किया था। 6 बार ये चीज मिल रही है, बट ये वर्क 1 डे का नहीं है, वर्क 2 डेज का। तो वर्क टाइम कितना गया? 12 दिन। 12वें दिन कौन वर्क कर रहा होगा? बी। अभी डेली कितना करता है? तो अगर यहाँ एट लास्ट 36 आ रहा है तो मतलब 38 तक पहुंचे होंगे, 40 को क्रॉस। अब मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि 40 को बीच में क्रॉस नहीं किया गया है। तो एट द एंड ऑफ 12 डे, 12 दिन के बाद मेरा वर्क कितना हो चुका है? 36 यूनिट्स। समझ रहे बात को? तो आप ऐसा मेंशन कर लो कि 12 डेज हो चुके हैं, एंड 12 डेज के बाद मेरा वर्क कितना हो चुका है? मेरे पास वर्क कितना बचा है? और ये 13th डे होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि किस दिन ये वर्क कंप्लीट होगा, तो 13वें दिन वर्क कंप्लीट होगा, बिकॉज 13वें दिन कौन आएगा? ए हमेशा ऑड नंबर पे आएगा। 13वें दिन कौन आएगा? ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है, लेकिन बचा काम कितना है? तो ए को कितना टाइम लगेगा? 4/8 मतलब हाफ डे। तो 12 दिन के बाद आधा दिन और लग रहा है। योर आंसर विल बी व्हाट? आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। आयुष, लग नहीं रहा है समझ में आया। आ गया अच्छे से? थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है अभी समझने की कोशिश चल रही है। क्या नहीं आ रहा पूछो। किस स्टेप पे दिक्कत आ रही है? थोड़ी आ तो रही, वो मुझको दिख रहा है, वो आप बताओ। तो 12 डेज में वर्क हो गया ना 36 यूनिट। 13वें दिन किसी से तो कराओगे। 13वें दिन कौन आता है? तो ए कितना काम करता है एक दिन में? वो वैल्यू भूलना थोड़े है। और बचा काम कितना है? 4। तो आधा ही दिन तो लेगा। नहीं समझे? खत्म। अगर 2 यूनिट होता तो 2/8 लिख देते, 1/4 हो जाता। नहीं समझे? क्लियर है कृष्णा? तो ऑल्टरनेट डेज में इससे बेटर क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलने वाला, मैं श्योर हूं इस बात के लिए। जो क्वेश्चन मिलेगा इससे आसानी मिलेगा। और अगर ये समझ में आया है तब कोई भी क्वेश्चन कर सकते। तो एक बार कंफर्म करेंगे पार्थ एंड स्नेहा, इज इट क्लियर और नॉट? और आप देखो, मैं क्वेश्चन ज्यादा ढूंढ नहीं रहा हूं, यही वैल्यू लेकर के नया नया कंडीशन बना दे रहा हूं। तो अगर आपको कंडीशंस पता हो तो नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। हाँ, ए और बी, ए इसमें बना रहा है, बी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ए और बी का मूल्य मेरे एलसीएम में 40 पे है, 8 और -2। सर पर ए बना रहा है, बी डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका हम लोग ले सकते हैं एलसीएम। हाँ, क्योंकि सर जितना हम लोग पहले लिया तो दोनों में तो बना रहे होते हैं, या तो दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं। इसको तो अलग है कि बना रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या पता बी को जो बनाने में 2 एफिशिएंसी लग रही है, डिस्ट्रॉय करने में शायद उसको -4 कर दे, उस पर डिपेंड करता है ना। सेम वॉल सेम जॉब के लिए बात हो रही है। ए कैन बिल्ड अ वॉल, टोटल वर्क तो नहीं हाँ, टोटल वर्क से ए कैन बिल्ड अ वॉल। सुनो, नहीं आपकी बात सही है। ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 डेज। जिस वॉल को ए 5 दिन में बना सकता है, उसी वॉल को बी 20 दिन में डिस्ट्रॉय करता है। ये है लाइन।
जो टोटल वर्क है दैट इज सेम। मैंने आपको बताया ना, हर एक क्वेश्चन में इस बात को ध्यान दो कि जो बातें अलग अलग बोली जा रही है वो सेम वर्क के लिए कि अलग अलग वर्क के लिए। अब आप अलग अलग के लिए सोच रहे हो, जबकि क्वेश्चन क्या है कि ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 days एंड बी कैन डिस्ट्रॉय इट, सेम वॉल, बी कैन डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली इन 20 days, उसी वॉल को। समझ गए? लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज 40 मीटर, तो ये डेली 8 मीटर बनाता है, ये डेली 2 मीटर डिस्ट्रॉय। अभी समझ में आ गया? क्लैरिटी है? तो सेम जॉब की ही बात हो रही है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो भी स्टेटमेंट्स होंगे सेम जॉब के लिए होना चाहिए। अलग अलग जॉब्स के लिए बोलेंगे तो हम नहीं रिलेट कर सकते, फिर मुझको उन दोनों जॉब्स का रेशियो चाहिए होगा। क्लियर? तो आप एक स्टेप ऊपर चले गए, वो क्वेश्चन शायद पूछे भी नहीं जाते जल्दी, स्पीड टेस्ट में नहीं आएगा, कैट वगैरह में आ सकता है। आगे बढ़े फिर। तो इसमें क्वेश्चन 2 पार्ट्स पे है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। पहले हम लोग ए वाला देखेंगे, ठीक है। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days एंड 15। ए के लिए 10 days एंड बी के लिए 15 days, ठीक है। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करें तो वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि हु इज स्टार्टिंग द वर्क, ए और बी। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि शायद कोई भी स्टार्ट करे तो वर्क सेम टाइम सेम आए। तो आप एक बार सॉल्व करके देखो कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या फाइंड करते हैं? टोटल। पहला स्टेप क्या रहता? तो आप टोटल क्या लेना चाहते हैं? इनका मल्टीपल। इनका मल्टीपल क्या लिया जाए? 30 ले लेते हैं। तो अगर मैं टोटल 30 ले लूं तो ए का पर डे वर्क क्या आएगा? 3 और बी का पर डे वर्क क्या आएगा? 2 ही, ठीक है। अब ऑल्टरनेट डेज पे कराना है, इस बात को समझो। तो अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ए स्टार्ट करा कि बी स्टार्ट करा, किसी से भी करा सकते हो। हाँ, आप नोटिस करो कि हर 2 days में वर्क कितना होगा। लेट्स से कि अगर पहले ए वर्क करता है और फिर बी वर्क करता है तो 3 + 2 मतलब 5। अब आप खुद से सोचो कि अगर पहले बी वर्क करता बाद में ए वर्क करता तो अभी 2 दिन में 5 यूनिट वर्क आता। तो हुआ ये कि जो वर्क रिपीट हो रहा है दैट इज अ फैक्टर ऑफ द टोटल यूनिट ऑफ वर्क। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि हु इज स्टार्टिंग द वर्क, बिकॉज 30 इज डिविजिबल बाय बोथ, मतलब 30 इज डिविजिबल बाय 5 इन बोथ द केसेस। क्लियर? तो चाहे ए स्टार्ट करे चाहे बी स्टार्ट करे, आप दोनों केस को बना सकते हो। आंसर क्या आएगा? हाँ, तो अगर यहाँ पे 5 यूनिट वर्क हो रहा है 2 days में, आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लिया करो कि 2 days 5 यूनिट्स। मुझको कितना बनाना है? वर्क कितना कराना है? 30 यूनिट्स। तो आप इसको क्या करो? 6 टाइम्स कर रहे हो, तो आप इसको भी 6 टाइम्स कर दीजिएगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा? तो 12 days में 30 यूनिट वर्क हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। और जो बातें मैंने बता दी उसके बाद ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं लगना चाहिए, वो क्वेश्चन इसके ऊपर थे, ये तो हल्के वाले क्वेश्चन हैं। कोई डाउट? पार्थ एंड स्नेहा अच्छे से आता है? ये क्वेश्चन देखो, चलो बी पार्ट, ये वाला रफ कर दूं? रफ कर दूं? A and B complete a work in 20 and 40 days, ठीक है। If they work on alternate days, find the least number of days in which the work will be completed. Least number of days बताना है। तो शायद यहाँ कुछ गड़बड़ हो, सेम ना आता हो, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा पहले काम किससे कराना है। लीस्ट नंबर ऑफ डेज चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा काम उससे कराओगे जो ज्यादा काम करता हो, है नहीं। तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? टोटल। तो लेट अस अज्यूम कि टोटल क्या है, आप बताओ। 20 एंड 40 क्या ले लूं? 40 ले ले। तो अगर मैं टोटल 40 यूनिट्स ले लूं तो अब आप बताएंगे कि ए का पर डे वर्क कितना आएगा? 2 यूनिट्स पर डे। अब बी का क्या आएगा?
1 यूनिट पर डे। आई होप इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब आपको ये सोचना है कि अगर लीस्ट नंबर ऑफ डेज चाहिए, कम से कम दिनों में वह कंप्लीट कराना है, तो मुझे किससे स्टार्ट कराना चाहिए? ए से। देख लेंगे बाद में ए से आता कि बी से आता, वो आप लोग बाद में देखिएगा। लेट से कि ए से स्टार्ट कराएं, फिर बी से स्टार्ट कराएं, ए से स्टार्ट कराएं, बी से स्टार्ट कराएं, तो एक बात दिख रही है कि देयर इज अ रेपिटेशन आफ्टर 2 डेज। तो आप देख सकते हो कि +2 और +1 हो रहा है। तो अब जो है 2 डेज में मेरा वर्क हो रहा है 3 यूनिट्स। अब यहां पर ए से और बी से स्टार्ट करने पे आंसर अलग अलग आएगा। रीजन इज दिस कि जो 3 यूनिट है ना, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 40। देखते हैं, अभी देखते हैं। तो ये जो 3 यूनिट है ना, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 40। अगर उसका फैक्टर होता तो फिर आंसर सेम आता, चाहे ए से स्टार्ट करो चाहे, अगर नहीं है फैक्टर तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा। अभी मुझको नहीं पता कि ए वाले केस में आंसर आएगा कि बी वाले में आएगा, पहले देख लेते हैं भाई। तो एक बात तो क्लियर है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम यह है कि ऑर्डर ऑर्डर की बात है ना, खाली कि ए से स्टार्ट करें कि बी से स्टार्ट करें। भूल जाओ भूल जाओ, आप किसी से भी स्टार्ट कराओ, 2 दिन का वर्क तो 3 ही यूनिट आएगा। ये बात तो समझ में आती है। फिर 3-3 यूनिट कराते हुए मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? टोटल कितना है? कितना यूनिट तक जा सकते हो? 39 यूनिट तक। हाँ, तो वो अलग बात है है ना। तो आप ये देख पा रहे कि 2 डेज में वर्क कितना हो रहा है? 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स करते करते आप मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हो? 39 तक पहुंच सकते हो। तो 39 यूनिट्स तक इजिली पहुंचा जा सकता है। क्लियर है? 39 यूनिट्स तक। तो 39 यूनिट वर्क कितने डेज में होगा भाई? यहाँ कितना टाइम आया? 13 टाइम्स। यहाँ भी 13 टाइम्स करोगे तो 26 डेज। तो आप बोलोगे कि सर 26 डेज में 39 यूनिट वर्क होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हु इज स्टार्टिंग द वर्क। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हु इज स्टार्टिंग द वर्क, अगर सिर्फ 39 यूनिट तक जाना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेरे पास 1 यूनिट बचा हुआ है। अब ए या बी में से कौन इस 1 यूनिट को ज्यादा फास्ट करेगा? अगर आप बी से कराओगे तो 1 दिन ले लेगा, ए से कराओगे तो वो आधा दिन लेगा। तो हु इज वर्किंग फास्टर? ए। तो लास्ट डे किससे वर्क कराना उचित रहेगा? ए से। मतलब हमें स्टार्टिंग किससे करानी चाहिए थी? ए से। समझ गए बात को? क्लियर है? तो जो मेरा लीस्ट टाइम आएगा वो 26 डेज एंड 1/2 मीन्स 0.5। माई आंसर विल बी 26.5। दिस विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ डेज। लेकिन अगर बी से स्टार्ट कराते तो 27 दिन हो जाता है। तो 27वें दिन, क्योंकि बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो उसका पूरा पूरा 1 दिन लगता है कंप्लीट करने में। आई होप क्लियर है मेरी बात। कोई डाउट कंफ्यूजन मैं दोबारा बताऊं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ केसेस में फर्क नहीं पड़ेगा कि ए एंड बी की वैल्यूज क्या है, चाहे ए से स्टार्ट करो चाहे बी से स्टार्ट करो, आंसर सेम आएगा। वो तब होगा जब यहां का जो वर्क है, ये जो 3 है और ये जो 40 है, 3 से ये 40 डिवाइड हो जाए, तब फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस केस में 3 से ये 40 डिवाइड, इसलिए अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ध्यान रहेगा, इन बातों को थोड़ा दिमाग में बैठा लो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो आई होप इसने यहाँ इन पार्ट को क्लियर है, कंफर्म करेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कंफर्मेशन दीजिए। ठीक है स्नेहा, पार्थ आप भी हैं? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। पहले एक बार देख लेते हैं। वे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव ए फर्स्ट डे, बी सी थर्ड डे एंड देन अगेन। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर दो। अब 3 लोग हैं, 3 वाला नहीं बताया था, 3 वाला कर लो भाई। तो ए है, बी है और सी है। ए का है 12 दिन, बी का है 15 दिन और सी का है 18 दिन। तो आप आसान बनाने के लिए क्या करिएगा, पहले टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालो, फिर वन डे वर्क निकालो, तो आपको इजी वैल्यूज मिलेंगे, है ना। वरना उसके बगैर भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
श्वेता क्लियर है? इस तरीके से वर्क कराना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉरी, ये एलसीएम जो आप निकाल रहे हो बच्चों का तरीका है, ये बच्चे करते हैं ऐसे। मेरे वाले में पूरा हो जाएगा, हाँ, पूरा हो जाएगा। देखते हैं। इन हाउ मेनी डेज, आपसे नहीं पूछा है कि किस दिन वो कंप्लीट होगा। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो एग्जैक्ट बताना है कितने डेज। ठीक है, 15.5 देखते हैं। तो पहली बात तो इनका एलसीएम वाली बात है, 180 दिख रहा है। ठीक है, आपको 180 आया एलसीएम। अभी तो तरीके बहुत हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जनरली ऐसे नहीं करते हैं, इसमें हम लोग को टाइम लगता है। तरीके हैं वो, जब आप नंबर सिस्टम पढ़िएगा दोबारा, इन लोग को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग को जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको इसके सारे मेथड्स बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल 180 आ रहा है, आयुष 180 ही आया था ना? हाँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ए को कितना टाइम लगता है, 12 दिन, तो 12 दिन में 180 यूनिट वर्क करता है, तो उसका पर डे वर्क क्या आएगा? 15। आप 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना काम करेगा, 15 यूनिट वर्क करेगा पर डे, है ना? क्लियर है ना? सिमिलरली बी का कितना आएगा? 12 आएगा। सी का कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ये इनका पर डे वर्क आ गया। पहले दिन तो ये स्टार्ट करा, क्वेश्चन ने साफ बोल रखा है, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने। तो हम ये देख पाएंगे कि 15 प्लस 12 और प्लस 10, 3 दिन में कितना वर्क हो रहा है? कितना हो रहा है? 37 यूनिट वर्क हो रहा है। और यहां से रेपिटेशन स्टार्ट है, तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैं ये देखूंगा कि 37 यूनिट बनाते हुए हम 180 के पास तक पहुंचना है। देखो 37 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 80। 180 से 180 को अगर 37 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली वहां तक तो नहीं पहुंच पाओगे। तो आप 37 करते हुए उसके क्लोज पहुंचोगे, है ना? जैसे तो अगर क्लोज पहुंचोगे तो मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हो, कितनी बार ले जाए? 4 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 4 टाइम्स ले जाऊं, 3 डेज यहाँ का, 3 डेज यहाँ का, 3 डेज एक बार और का, तो 37, यहाँ भी 37, यहाँ भी 37 और यहाँ भी 37, तो आप ये देखोगे कि 3, 3, 3 एंड 3, 12 डेज हो गए, 4 दिन नहीं, है ना? 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 डेज का वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 4 डेज का हो गया। तो अभी तक हम 12 डेज, तो अभी तक क्या हुआ? 12 डेज में कितना वर्क आ रहा है? कितना? 148। तो ये हो गया हमारे पास 148 यूनिट्स। ठीक, अब आप सोचोगे टोटल कितना था? 180। अब हमारा फोकस कहां होगा? रिमेनिंग वर्क पे। हमारा फोकस कहां होगा? रिमेनिंग वर्क कितना है? 32 यूनिट्स है। ठीक, 12 दिन वर्क हो चुका है। 13th डे कौन वर्क करेगा? ए वर्क करेगा। ए अगर वर्क करेगा तो डेली कितना करता है वो? 15 यूनिट करता है। अब मेरे पास रिमेनिंग कितना आ जाएगा? अब 32 में से आप ये 15 यूनिट वर्क निकाल दीजिएगा, कितना बचा? 17 यूनिट बचा। 14th डे कौन वर्क करेगा? बी। बी डेली कितना करेगा? 12 यूनिट वर्क करेगा। अब 17 में से 12 यूनिट वर्क ये कर गया, कितना बच गया? 5 यूनिट्स वर्क कर बचा हमारे पास। अब बचा 15th डे। 15th डे कौन वर्क करता है? सी आएगा। सी एक दिन में कितना काम करता है? 10 यूनिट। सी के लिए बचा क्या है भाई? तो 5/10 मतलब हाफ, तो 14 डेज एंड हाफ डेज, तो योर आंसर विल बी 14 एंड
14.5 या 14.5 जो भी मर्जी वो लिख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, दोबारा बताया जाए। पार्थ एंड स्नेहा आप लोग भी कंफर्म करेंगे।